Hello everyone, welcome to the Unstoppable. I hope you are doing well. In this lecture हम बातचीत करेंगे लॉट्स ऑफ करंट अफेयर्स के ऊपर गाइस, जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन साथ ही साथ मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स सबमिट हो रहा है गाइज साउथ अफ्रीका में, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। ग्लोबल साउथ क्या है इसके ऊपर बातचीत करेंगे। चंद्रयान थ्री का जो सक्सेसफुल लॉन्च और यूँ कहा जाए तो सक्सेसफुली तरीके से जो चंद्रमा के सतह पे चली गई है, और वहाँ पे अब जितने भी इससे रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर बातचीत करेंगे। एंड तमाम जितने भी करंट अफेयर्स हैं आज के उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए आइए शुरू करते हैं। गाइस देखो, ब्रिक्स सबमिट शुरू हो गया है साउथ अफ्रीका में, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल साउथ के बारे में बात किया जा रहा है। तो मैं पूरे इंटायर न्यूज़पेपर को कवर करूँ उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ ग्लोबल साउथ क्या है। देखो गाइस, एक होता है ग्लोबल नॉर्थ, एक होता है ग्लोबल नॉर्थ, और ठीक है ना, और एक होता है आपका ग्लोबल साउथ। तो नॉर्थ और साउथ में बस अंतर क्या बताता हूँ। तो देखो, नॉर्थ और साउथ कहने का बस मतलब ये है कि जो भी नेशंस नॉर्थ में है तो नॉर्थ नेशंस उसको ग्लोबल नॉर्थ नेशन कहते हैं, और जो साउथ की तरफ आते हैं उसको साउथ नेशन कहते हैं, ग्लोबल साउथ नेशन कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब अपने रूम में आप देखना, इक्वेटर से जितने भी ऊपर वाली कंट्रीज़ है उसको ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है, उसके नीचे वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं उसको साउथ कहा जाता है। तो इसमें है एक ग्लोबल नॉर्थ और इसमें है ग्लोबल साउथ। तो खास करके ब्रिक्स समिट में ग्लोबल ग्लोबल साउथ के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि भैया ग्लोबल साउथ है क्या। तो देखो गाइस, ग्लोबल साउथ के ऊपर मैं बातचीत करूँ तो ग्लोबल साउथ में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो नॉर्थ में तो बिल्कुल भी नहीं है। और यूँ कहा जाए तो नॉर्थ में काफ़ी डेवलप कंट्रीज़ आ जाती हैं, और साउथ में काफ़ी लेस डेवलप कंट्री आ जाती है। ऐसा कहा जाए तो ऐसे देश यहाँ पे आते हैं जिनका डेवलपमेंट रेशियो बहुत ही ज़्यादा नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन में है। यहाँ के लोगों के रहन-सहन सब कुछ में बदलाव होता है। अगर कुछ चैलेंजेस के बारे में मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि देखो, यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी चैलेंजेस है। जैसे कि यहाँ पे पॉवर्टी हाई लेवल पे है। ग्लोबल साउथ में जो गरीबी है वो हाई लेवल पे है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अभी नहीं हो पाया है। तीसरी बात ये है कि यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ अभी बहुत है। चौथी बात अगर मैं कहूँ तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा जूझ रही है। अगर 5वीं में बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से भी बहुत समस्या उत्पन्न हो गई है। 5वीं और 6ठी में बात करूँ तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और फाइनल में इसमें अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है ये ग्लोबल साउथ में। तो इस बार के ब्रिक्स समिट में बात किया जा रहा है कि हम ग्लोबल साउथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो भी ये चैलेंजेस हैं इस चैलेंजेस को हम लोग पूरा करेंगे, हम ये तमाम नेशंस मिल करके, ठीक है ना। एक बात मैं और बता दूं कि ग्लोबल साउथ के बारे में वर्ल्ड बैंक का एक डाटा आया, और ये वर्ल्ड बैंक का डाटा कहता है कि ग्लोबल साउथ में मोर देन 700 मिलियन, ठीक है ना, मोर देन 700 मिलियन पीपल जो हैं वो जी रहे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन में, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में वो जी रहे हैं 700 मिलियन, जो कि बहुत बड़ा डाटा है। और ये गाइज आपका वर्ल्ड बैंक का डाटा है, 700 मिलियन, ठीक है। अब बातचीत कर लेते हैं कि इस सबमिट में क्या क्या होने वाला है। तो पहली बात तो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जानना है वो ये है कि ये 15वां सबमिट हो रहा है, ठीक है ना। और 2019 के बाद से ये 2023 में होने वाला पहला पर्सन टू पर्सन सबमिट हो रहा है, क्योंकि कोविड आ गया, उसके बाद रसिया यूक्रेन वॉर छिड़ गया। और यू नो वेरी वेल कि ब्रिक्स नेशंस में आप ब्राज़ील हो जाता है, रसिया हो जाता है, इंडिया हो जाता है, चाइना हो जाता है और साउथ अफ्रीका हो जाता है। ब्रिक्स के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा आपके लिए एक वीडियो आएगा आज, जिसमें मैं आपको चैलेंजेस सब कुछ सारे इश्यूज़ के बारे में बातचीत करूँगा, फिर इसका क्या आउटकम निकलने वाला है इसके ऊपर बातचीत करूँगा, ठीक है। इमर्जिंग नेशंस के ऊपर बातचीत करूँगा, ग्लोबल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर बातचीत करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बातचीत होगा। साथ ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो जोहान्सबर्ग के साउथ अफ्रीका में हो रहा है, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहा है। और ये सबमिट आपका शुरू हो चुका है, और ये सबमिट जो आपका चलेगा वो चलेगा 22 से अगस्त से लेकर के, और ये चलेगा 24 अगस्त तक चलेगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये सबमिट समाप्त होने से पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिल सकते हैं चाइना के
चाइना के जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे वो मिल सकते हैं, जिनपिंग, जिनका आप इनसे मिलने का ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मिल कर के बातचीत करेंगे और बहुत सारे जो इश्यूज़ है, उसके ऊपर समाधान होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये इसमें जो सबसे ज़्यादा बात किया गया है कि हम लोग जो फेसिंग जो चैलेंजेज़ है ग्लोबल साउथ के ऊपर, तो इसके ऊपर डिस्कशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, जिसके ऊपर मैंने आपको बता दिया। जब वीडियो आएगा तो और भी आपको अच्छे से उसमें समझ में आएगा। जो स्पेशल वीडियो होगा चंद्रयान 3 का जो बातचीत मैं करूँगा इस तो यूँ देखा जाए, तो इंडिया ऐसा करने वाला अब चौथा देश बन गया है, ठीक है ना? क्योंकि हम लोगों से पहले 3 ऐसे देश हैं, रसिया हो यू यूएसए हो गया, रसिया हो गया और चाइना हो गया। इन लोगों ने जो चंद्रमा है, उसके साउथ पोल पे इन्होंने अपना चंद्रयान भेज चुके थे, यानी कि लूनर मिशन को इन्होंने सक्सेसफुली तरीके से इन्होंने कंडक्ट कर लिया था और भारत 4th नेशन बन गया, जिन्होंने ये कर दिखाया कि हम भी अब ये अचीवमेंट कर चुके हैं और हमारी भी अब वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो चौथे स्थान पे इंडिया भी आ चुका है। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करूँ तो मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स, ये इसरो के द्वारा चलाया जा रहा है और ये टेलीमेंट्री ट्रैकिंग कम्युनिकेशन यहाँ पे देखो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ठीक है ना? तो ये इसरो के द्वारा चलाया जाने वाला एक तरीके का ट्रैकिंग है, कमांड नेटवर्क है, तो इसको आप लोग याद रखना, ये हो सकता है एग्जामिनेशन वगैरह में आ जाए। अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये टाइम आप याद रखना, क्योंकि टाइमिंग से हो सकता है आप पूछ दे, तो 6:04 पे ये जो विक्रम है वो लैंड कर गया। यहाँ पे देखो तो 14 जुलाई को ये मिशन को लॉन्च किया गया था। 15 से 25 जुलाई तक ये आपके अर्थ के अराउंड ये चलता रहा, ठीक है ना? और यूँ कहा जाए तो अर्थ के ग्रेविटी में था। फिर उसके बाद 1 से लेकर के 15 अगस्त के बीच में ये अर्थ से रीच करके लूनर ऑर्बिट में चला गया और 15 से 16 अगस्त में ये लूनर ऑर्बिट के लोअर वाले पार्ट में जाना शुरू कर दिया और फाइनली 23 को शाम को 5 बजे, ठीक है ना? शाम को इतना बजे ये टच कर जाएगा, ठीक है ना? तो बहुत अब कम डिस्टेंस बचा हुआ है और बहुत जल्द जो है वो अब होने वाला है। यूँ कहा जाए तो ये मिशन सक्सेसफुल हो चुका है और इसके ऊपर और भी बहुत सारी बातें हैं, तुम लोग बातचीत करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिखाया गया है एक पैराग्राफ, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। गाइस, इन्फ्लेशन प्रेशर में बी लिंगर बट फूड प्राइस टू ईज़ी सुन मिनिस्ट्री, ठीक है ना? देखो गाइस, इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा है, यू नो वेरी वेल। चाहे आप अभी जैसे कि अभी आप शॉर्ट्स वीडियो देखोगे तो एक आपको फूड आइटम मिलेगा, वो है आपका टमाटो। टमाटो देखोगे तो पता चलता है कि कुछ भाई लोग टमाटो लेके जाते हैं और आईफ़ोन वगैरह लेकर के आ जाते हैं, समझ रहे हो ना? तो टमाटो का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि नॉर्मल इंसान के लिए खरीद पाना बहुत मुश्किल है। देखो गाइस, आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने मिलकर डिसाइड किया है कि 2 प्लस माइनस 4 4 प्लस माइनस 2 अगर इतना परसेंट के बीच में रहता है, तो हम ना ही इन्फ्लेशन मानेंगे, ना ही डिफ्लेशन मानेंगे। लेकिन 6 से जैसे ही इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है ना? तो ये आपका इन्फ्लेशन के रूप में माना जाता है। तो ये 6% से इंक्रीज़ कर चुका है और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन के बारे में बातचीत किया जा रहा है कि ये इन्फ्लेशन हो चुका है, ठीक है ना? और 14 ऐसे फूड आइटम्स हैं जो इन्फ्लेशन के रूप में देखा जा रहा है और इनका प्राइस लगभग डबल सा हो गया है, जैसे कि टमाटो हो गया, ग्रीन चिली हो गया, जिंजर हो गया, उसके बाद गार्लिक हो गया। तो इन सारे प्रोडक्ट्स पे बहुत ही हेवी रूप से देखा जाए तो बढ़ गया है प्राइस। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे का न्यूज़ क्या है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे देखो गाइज़, G20 समिट के ऊपर ही बातचीत करेंगे। देखो, एक तरफ ब्रिक्स समिट के ऊपर बातचीत चल रहा है, जो कि ब्रिक्स समिट शुरू हो गया आपका 22 अगस्त से, जो कि 24 अगस्त तक चलेगा और उसमें ग्लोबल साउथ के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि इसका ओरिजिनेशन कब हुआ है, कितने लोगों ने मिलके किया है, किस व्यक्ति ने इसके ओरिजिनेशन के लिए रिकमेंड किया हुआ था, उस व्यक्ति का मकसद क्या था, 2005 में 2050 तक के ब्रिक्स के बारे में क्या कहा गया है और कितनी बड़ी ये कितना बड़ा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना? न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, तो सबके ऊपर बातचीत करेंगे, एक न्यू वीडियो आएगा उसमें। लेकिन अभी बातचीत कर लूँ तो G20 समिट के बारे में बात करूँ तो G20 समिट आपका होने वाला है 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में होगा और जो भी नेशंस हैं जो इसमें आने वाले हैं, तो इसके ऊपर ही है कि हाँ, ये दिल्ली में होने वाला है, तो दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि दिल्ली में ह्यूज
ट्रैफिक जाम लगता है, फिर वहाँ के स्कूल, विद्यालय सबको मतलब कि बंद करने की बातचीत चल रही है और यही सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका जी20 के ऊपर भी बहुत अच्छी-सी एक कवरेज वाली वीडियो आ जाएँगी आज या कल में, तो उसे भी देखना मत भूलना। आपके सारे सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है। यूँ कहा जाए तो हाई क्वालिटी पीपीटी के माध्यम से ये सारे लेक्चर्स लिए जाएँगे और ये आपके लिए इतना बेनिफिशियल होने वाला है गाइस कि आप खुद ही डिसाइड करना कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। नासा यूरोपियन एजेंसी या देखो नासा हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया, इन लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया है इसरो को और यूँ नहीं है कि ये अभी से ही शुरू कर रहे हैं, ये बहुत पहले से शुरू कर रहे हैं जब हमने जब भारत ने अपना मून मिशन लॉन्च किया था तब से ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मून मिशन के बारे में यही कहा जा रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग अभी तो देखेंगे क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हैं और मून मिशन से रिलेटेड अभी बहुत सारा इसमें फिगर्स भी दिया है। ये वाला आप एडिटोरियल एक बार पढ़ लेना और ये सेक्रेटरी जर्नल है लोकसभा के और इन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा है कि एक स्ट्रॉन्ग केस को कैसे रिस्टोर कर सकता है सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 और ये दिया गया है तो इसको एक बार ज़रूर देखना, ठीक है ना? क्योंकि एक जजमेंट आया था, जजमेंट लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में और सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन सुनाया गया कि यहाँ पे देखो राहुल गांधी द कांग्रेस पार्टी वाज द डिस्क्वालीफाई ऑन द बीइंग कन्विक्टेड एंड सेक्शन ऑफ 2 years इम्प्रिजमेंट इन 2019 डिफर्मेशन केस। जैसे कि आप कुछ टाइम पहले सुने होंगे तो आपने सुना होगा कि जो राहुल गांधी जी हैं, उनको उनको क्या किया गया था कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिर से एक मौका दिया है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें कहाँ पे लिखा हुआ है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में और में ये सारी चीज़ें मेंशन है कि किसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें कही गई है और उसके बाद आपको तो ये दल-बदल वाला पता ही है। तो यहाँ पे मुद्दा दल-बदल का नहीं था, यहाँ पे मुद्दा कुछ और था और डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड जो वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको एक बार इस आर्टिकल को पढ़ना आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट थॉट्स को डिस्कस किया गया है। ये वाला आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, तो यहाँ पे देखो तो चंद्रयान 3 मिशन के बारे में बातचीत चल रहा है। ठीक है ना? चंद्रयान का लॉन्च कब हुआ है, सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से इस ग्राफ में दिया है। देखो गाइस, ये जो रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है, ये अभी इसका लाइफ कितने दिन है मून पे? तो गाइस 1 लूनर डे है और 1 लूनर डे बराबर होता है देखो 14 दिन अगर पृथ्वी पे होता है, तब जाकर के 1 लूनर डे वहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है ना? तो इतना दिन इसका लाइफ है, यूँ कहा जाए तो 14 दिन तक ये ज़िंदा रह सकता है, चल सकता है ये हमारा रोवर, ठीक है ना? क्योंकि रोवर 14 दिन तक चलेगा और वहीं पे जब लूना की बात करेंगे मिशन लूना के बारे में बात करेंगे जो रसिया के द्वारा चलाया गया था, वो 1 साल तक ये 1 ईयर तक वो चल सकता था, ठीक है ना? 1 ईयर तक चल सकता था। लेकिन यहीं पे हमारा जो चंद्रयान है का जो रोवर जो जिसका नाम प्रज्ञान है, वो 1 लूनर डे वहाँ पे रहेगा और 1 लूनर डे बराबर होता है 14 दिन के बराबर, ठीक है ना? इसका मास अगर देखा जाए तो 26 केजी का है, पावर देखा जाए तो 50 वाट का है और पेलोड देखा जाए तो 2 पेलोड इसमें डाला गया है, ठीक है ना? यहाँ पे कुछ मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, जो डेट्स के ऊपर मैंने बातचीत किया था वहाँ पे देखो कि यहाँ से लॉन्च होता है, ठीक है ना? और ये चंद्रयान पहले ये इस ऑर्बिट में जाता है, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में जाता है, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में जाता है, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। और जब हाई पिक वाले ऑर्बिट में जाता है तो यहाँ से आते यहाँ से थ्रेशोल्ड मारा और सीधे पहुँच गया चंद्रमा कक्षा में। और फिर यहाँ से पहले इस वाले ऑर्बिट से निकल के फिर इस ऑर्बिट में आया, फिर इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में, फिर इस ऑर्बिट में, फिर इस ऑर्बिट में और फाइनली अभी जो ये प्रज्ञान है और यूँ कहा जाए तो हमारा यान है, तो अभी यहाँ पे है और यहाँ पे ये फाइनली रीच करने वाला है, जो कि आप टाइमिंग वगैरह आप देख ही रहे हो, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल मिशन हुआ भारत के लिए और इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, जैसे कि प्रीवियस जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, तो जो-जो मिस्टेक्स उसमें किए गए थे, इन सारे मिस्टेक्स को इस बार दूर कर दिया गया है, क्योंकि इससे अपग्रेड किया गया है ना इसरो के द्वारा और सेवरल चेंजेस भी किए गए हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो थ्रस्ट से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं,
ठीक है ना? इसके ऊपर है हज़ार्डस चीज़ों से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। तो एक बार मेक श्योर इसे आप देख लेना, ठीक है ना? वेट वगैरह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, लेंथ पे भी ध्यान दिया गया है, पावर पे भी दिया है ध्यान ध्यान दिया गया है। तो सब चीज़ के ऊपर इस बार बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है, ठीक है ना? 6 पेलोड इसमें स्टडी किया गया है, ठीक है ना? एंड देन सनराइज़ वगैरह के बारे में भी यहाँ पे बातचीत किया गया है। अब देखो यही है रोवर, ठीक है ना? ये मिशन गया चंद्रयान 3 और इसमें से निकला प्रज्ञान और यहाँ पे निकलेगा और ये प्रज्ञान अब चंद्रमा के सॉइल पे जा करके स्टडी करना शुरू करेगा, फ़ोटो वगैरह लेकर के भेजना शुरू करेगा और इवन यहाँ तक कि जब ये हमारा मिशन अभी उसके ऑर्बिट में ही था और 100 किलोमीटर्स के आस-पास ही था, तभी से ये अपना फ़ोटो और काम करना शुरू कर दिया है। तो ये भारत का सबसे बड़ा अचीवमेंट देखा जाए तो हम भारतीयों के लिए गर्व वाली बातें हैं और ये बहुत बड़ा दिन होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप चंद्रयान मिशन देखो तो ये हमारा नॉर्थ पोल की तरफ था और ये चंद्रयान सेकंड हम लोगों ने साउथ पोल पे लॉन्च करने का कोशिश करा लेकिन ये मिशन हमारा सक्सेस नहीं हुआ और हमारी जो यूँ कहा जाए तो टेक्निकल ग्लिच की वजह से कह लो या जो भी चीज़ें हैं हमारी कनेक्शन टूट गई। लेकिन फाइनली हम लोगों ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और ये काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से अपना काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है ना? तो यही सारी चीज़ें हैं, एक बार इसे देख लेना, आपको और भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएँगी। ठीक है? और इसके ऊपर जब एक स्पेशल वीडियो आएगा तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे LMB-3 क्या है? तो ये एक प्रोपल्शन है। प्रोपल्शन कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके का फ्यूल है, तो इसे आप याद रखना, ठीक है ना? और जिसका यूज़ किया गया है चंद्रयान 3 में, जैसे कि आपका क्रायोजेनिक होता है, ठीक है ना? उसी तरीके से आपका ये LMB-3 है। तो ये भी एक फ्यूल मॉड्यूल है और इसका यूज़ किया गया है चंद्रयान 3 में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे लूना 25 जो रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये अपना कनेक्शन इसका कनेक्शन टूट चुका है और ये जो रसिया का जो लगभग बहुत लंबे टाइम बाद रसिया ने एक अपना फिर से चंद्रयान मिशन लॉन्च किया हुआ था, जो साउथ पोल में ही जाता चंद्रमा के, ये वाला मिशन फेल हो गया है। इसका अगर मैं बात करूँ तो 1 ईयर इसका ड्यूरेशन था वहाँ पे रहने का और ज ज अपना ये लैंडर की मैं बात करूँ, अपना चंद्रयान मिशन की बात करूँ, तो इनका है 1 लूनर डे यानी कि 14 दिन हम लोग के अर्थ पे होगा, तो वहाँ का 1 लूनर डे होगा, ठीक है? यहाँ पे वही बातें की गई है कि लूना कैसे फेल्योर हुआ है, इसके ऊपर बातचीत किया गया है और जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स थे, मैंने आपको वो सारी डिस्कस कर दिया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। रोसकॉस्मोस क्या है, तो आप याद रखना जैसे कि भारत का इसरो है और वैसे ही रसिया का रोसकॉस्मोस है, ये स्पेस एजेंसी है रसिया का, तो इसे आप याद रखना। और बहुत सारी आर्टिकल्स आप देखो हिंदू न्यूज़ में जो भी हिंदी न्यूज़पेपर होता है, उसको आप देखोगे तो बहुत सारे क्रिटिसिज़्म वगैरह आपको देखने को मिला है कि हाँ, ये वो दिस दैट। लेकिन रियलिटी ये है कि गाइज़ रसिया ने हमारी हमेशा से हेल्प करा है, हर क्षेत्र में हेल्प किया है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, हर जगह पे हम लोगों का हेल्प किया है। तो ये मिशन इनका फेल कर गया, बट कोई नहीं हर एक असफलता एक सफलता का मार्ग बिंदु होता है। फिर से मतलब कि वो होता है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसे कि हम लोगों ने चंद्रमा 2 भेजा और उसके बाद चंद्रमा 3 भेजा, तो चंद्रमा 3 हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो वही है कि कोशिश करते रहो गाइज़, सफलता आज नहीं तो कल तो मिल ही जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है टॉप न्यूज़ आप सभी के लिए। यहाँ पे देखो रूपी विल बी मेड बाय द कर्व बुलर लैंग्वेज इन सोशल मीडिया, ठीक है ना? यहाँ पे रूपी कह रहा हूँ, रूल सॉरी गाइज़ अब देखो यही एडिटिंग होता है तो इसको काट दिया जाता। एडिटिंग नहीं होगा, डायरेक्ट मिलेगा। जो भी गंदे तरीके के शब्द होते हैं, जिसका यूज़ किया जाता है सोशल मीडिया पे, ठीक है ना? तो दिल्ली के जो हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि जो वल्गर न्यूज़ होते हैं वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल जो सोशल मीडिया पे होता है, ये सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी वीडियोज़ देखते हैं और ये कहीं न कहीं हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का जिस तरीके से आजकल यूज़ चल रहा है, जिस तरीके के उसमें कंटेंट दिखाए जाते हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यही चीज़ आप देखो तो यहाँ पे जो टीवीएस जो कि जाना जाता है अपने अच्छे-अच्छे कंटेंट के लिए, तो टीवीएस के ऊपर एफआईआर यहाँ पे टीवीएफ नॉट टीवीएस माफ़ करना, टीवीएफ है। तो टीवीएफ के ऊपर जो अच्छे-अच्छे कंटेंट के लिए जाना जाता है, इसके ऊपर जो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे मजिस्ट्रेट है, वहाँ पे बहुत सारे केसेस दर्ज किए गए और फाइनली इसे टीवीएफ के अगेंस्ट केस दर्ज किए गए हैं और राइट टू टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत केस रजिस्टर किए गए हैं और एक वहाँ पे एक वेब सीरीज़ है कॉलेज रोमांस, उसको आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द का यूज़ किया गया है जो कि नहीं करना चाहिए था और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं बात करूँ सोशल मीडिया का, तो गाइस सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन गया है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ कंटेंट बनाते रहता है और यूँ कहा जाए तो
कुछ ऐसे बातें वो बोलते हैं जिससे कि हमारा वीडियो वायरल हो जाए। और वीडियो को वायरल करने के लिए कुछ भी लोग बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, किसी तरीके का कंटेंट बनाते हैं, कुछ भी करते हुए दिखाते हैं, जो कि सही नहीं है। ख़ास करके हमारा जिस तरीके से यूथ पॉपुलेशन है, अगर यूथ पॉपुलेशन को इस तरीके कंटेंट अगर दिखाओगे, तो फिर भैया उनको काम में कैसे मन लगेगा? यू नो वेरी वेल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? तो फिर इस तरीके की एक मोरालिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। एक मोरल इश्यूज़ होना बहुत ज़रूरी, मतलब कि यूँ कहा जाए तो एक डिग्निटी होनी चाहिए कि हाँ, हमारी कंट्री क्या इस तरह के कंटेंट को एब्ज़ॉर्ब कर सकती है? क्या हमें इस तरह का कंटेंट दिखाना चाहिए? क्या वायरल होने के लिए कुछ भी आप बोलोगे, वायरल होने के लिए कुछ भी दिखाओगे? आप देखो तो आप इंडिया में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है लाइक दैट, आप देखो तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो सब पे देखोगे तो आपको ऐसे-ऐसे वीडियोज़, ऐसे-ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे कि सच में आप मतलब कि बिना ब्लूटूथ, बिना ईयरफ़ोन लगा कर के तो आप सुन ही नहीं सकते, समझ रहे हो ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए रूल बनाया गया है कि जो भी वल्गर लैंग्वेज का यूज़ होता है सोशल मीडिया पे, उसके रिगार्डिंग रूल बनाया जा रहा है, ठीक है ना? और ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल बनाए, और ये आदेश जारी किया गया है किसके द्वारा? तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, और बहुत सारी बातें भी कही गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है न्यूज़। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही प्यारी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, रेट कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक आपसे मैं डिस्कस करता हूँ एनवायरनमेंट की अपडेट, ठीक है ना? फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट है, और ये प्लांट है जापान में गाइस। और आज से अगर अब मैं बात करूँ तो एप्रोक्सीमेटली ये डेट यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, डेट मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि फुकुशिमा जो डिज़ास्टर एक बार हुआ था, जो विश्व का सबसे बड़ा वर्स्ट डिज़ास्टर था, आज से 12 साल पहले हुआ था, और अराउंड इसमें 18,000 लोग मर चुके थे। क्योंकि ये एक न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट में जो भी इंग्रीडिएंट्स यूज़ होते हैं, या जो भी मटेरियल्स, जो भी एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ जो होने वाला जो मटेरियल होता है, या तो यूरेनियम होगा, या तो थोरियम होगा, या तो प्लूटोनियम होगा, ठीक है ना? तो ये सारे जो भी, जैसे कि यहाँ पे टेलियम में है, ठीक है ना? तो ये भी ऐसे-ऐसे कंटेंट, ऐसे-ऐसे एलिमेंट यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, डिज़ास्टर क्रिएट होता है। तो अभी फाइनली जापान ने वाटर रिलीज़ कर दिया है कहाँ, पैसिफिक ओशियन में, और जो कि सही नहीं है। इसके लिए बहुत सारी बातें कही गई है, और कहा गया है कि 500 ऐसे ओलंपिक स्विमिंग पूल हैं, जो इस वाटर डिस्चार्ज की वजह से ये अभी हो सकता है कि खराब हो जाएँ, और इसके ऊपर बातचीत कही जा रही है। क्योंकि फुकुशिमा डिज़ास्टर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो आप एनवायरनमेंट से इसका देख लेना, जो भी इश्यूज़ वगैरह हैं, तो ये एक न्यूज़ में है। क्योंकि आप देखो तो जो भी मेराइन एनवायरमेंटल है, जो मेराइन फूड होता है, ठीक है ना? जिसे ओशियन फूड भी कहते हो, वो हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और वहाँ पे अगर आप अच्छे तरीके का वाटर नहीं छोड़ कर के खराब तरीके का पानी अगर उसमें डिस्चार्ज कर दो, तो ये आपने सुना होगा बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन की वजह से क्या होता है कि मछलियों के अंदर वैसे कंटेंट जनरेट हो जाते हैं, और जब उसे ह्यूमन खाते हैं, तो उनके शरीर में भी वही पॉइज़न वगैरह चला जाता है, जिससे कैंसर, हार्ट का प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाती हैं, माइग्रेन वगैरह सब कुछ उत्पन्न हो जाता है, और ये इवन यहाँ तक कि कभी-कभी तो हार्ट अटैक का कारण भी बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको एक बार आप लोग देख लेना। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू, आंसर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।